दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है या फिर कौन पर्याप्त है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या ए, बी, सी, डी और ई में विषम संख्या कौन सी है। विषम संख्या कौन सी है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन दिया गया है ए, बी, सी, डी और ई प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमने बोला ए, बी, सी, डी और ई ये क्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। ये कथन के द्वारा बोला गया है। अब यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह आपकी एक से स्टार्ट होती हैं और आपकी अनंत तक चलती हैं। एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं, वह आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि यहाँ पर ये आपका देखिए 2 हुआ, 100 हुआ और आपका 50 हुआ या फिर आपका 1 हुआ या फिर आपका 10 हुआ, कुछ भी हम रख सकते हैं। हम यहाँ पर रख सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, या फिर हम रख सकते हैं यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर लीजिए 3 4 5 6 7, या फिर आप इस प्रकार से रख सकते हो जैसे कि यहाँ पर 1 रख दें, यहाँ पर आपका 2 रख दें, यहाँ पर आपका 3 रख दें, फिर इस प्रकार से यहाँ पर 100 रख दें, या फिर इस जगह पर हम 1000 रखते हैं। हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक आपकी सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो क्या आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सी विषम संख्या है। आप देखोगे कि इनमें से कौन सी विषम संख्या है तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला जो आपका कथन है, कथन जो आपका फर्स्ट है, इससे आप कभी भी नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी संख्या आपकी विषम है। ठीक, तो ये कथन जो होता है वह आपका गलत हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कथन है। यहाँ पर बोला गया है कि बी जो है वह अभाज्य संख्या है। बी क्या है, बी एक अभाज्य संख्या है। यदि बी एक अभाज्य संख्या है, हम बोलें कि b जो है वह आपकी 3 है, या फिर हम बोल दें कि 7 है, या फिर हम बोल दें कि 5 है, या फिर हम बोल दें कि यहाँ पर आपकी ये हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, या फिर हम बोल दें कि यहाँ पर ये क्या है 17 है, या फिर हम ये बोल दें कि यहाँ पर ये 19 है। इस प्रकार से हम कुछ भी बोल दें, इस प्रकार से हम कुछ भी बोल दें कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। b जो है वह एक अभाज्य संख्या है। अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि यदि b एक अभाज्य संख्या है तो a, C, D और E ये कौन सी संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर कुछ बता सकते हो कि ये कौन सी संख्याएं हैं। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पर जो सेकंड कथन है इसमें बोला गया है कि b एक अभाज्य संख्या है, तो इससे भी हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी विषम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये होता है आपका कथन 2 जो होता है ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन जो हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कथन 2 पर्याप्त है, तो यहाँ पर कथन 2 जो है वो तो आपका पर्याप्त नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो यहाँ पर पहला भी गलत था और दूसरा भी गलत था, यानी कि दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। कथन 1 पर्याप्त है, यानी कि एक कथन पर्याप्त है, तो ये भी आपका गलत है बिल्कुल। ठीक, इसके बाद ना ही कथन 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, यानी कि पहला भी कथन पर्याप्त नहीं है और दूसरा भी नहीं है। तो यही आपका यहाँ पर हुआ था, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हुए थे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है W, X, Y और Z, W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। कैसे क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का, ध्यान समझिए, 3 न्यूनतम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 18 है। ठीक, 3 न्यूनतम संख्याओं का जो औसत है वो आपका 18 है। और बोला गया है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 22 है। तो यहाँ पर आंकड़ों का परिसर क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, परिसर क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि परिसर क्या होता है। यदि किसी को ना पता हो तो देखिए, परिसर जो होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे
छोटी संख्या, ठीक, सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। यदि हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो वही होता है हमारा परिसर, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर संख्या दी गई हैं, एक है आपका W, एक है आपका X, एक है आपका Y और एक है आपका Z, ठीक। अब उसने बोला है कि तीन न्यूनतम संख्याओं का जो औसत है वो 18 है और तीन अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। यदि हम बात करें कि ये तीन अधिकतम संख्याएं हैं, क्या हैं, ये तीन अधिकतम संख्याएं हैं और ये आपकी तीन न्यूनतम संख्याएं हैं, ठीक। ये आपकी तीन न्यूनतम संख्याएं हैं और ये तीन आपकी अधिकतम संख्याएं हैं। यदि हम बात करें कि तीन अधिकतम संख्याएं कितनी हैं, X, Y और Z। यदि हम बोलें कि तीन अधिकतम संख्याओं का योग क्या होगा, यदि हम बोलें कि तीन जो अधिकतम संख्याएं हैं उनका टोटल योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, तीन संख्याएं हैं, औसत कितना दिया हुआ है आपका 22 दिया गया है। अब हम इसका इनटू इसमें कर देंगे तो तीनों संख्याओं का जो टोटल योग होगा वो हमें मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कितना मिल गया हमें 66, ठीक। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि तीन न्यूनतम जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, तो तीन न्यूनतम संख्या कौन सी हैं, एक है आपका W, एक है आपका X, एक है आपका Y, ठीक। W, X, Y संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं 3 हैं। औसत कितना दिया हुआ है, तो 18 औसत दिया गया है, कितना 18 का हम 3 में उल्टा करते हैं तो कितना बनता है, 18 54, कितना बनता है आपका 54, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब यदि हम इससे यदि हम माइनस कर देते हैं तो क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, नीचे वाली संख्याएं होंगी जो माइनस में हो जाएंगी, 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाली सारी माइनस हो जाएंगी और जो भी आपकी प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली जो होंगी वो प्लस में हो जाएंगी, ठीक। तो ये सारी क्या हो गई, माइनस में हो गई। अब आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए x जो प्लस का है और x जो है ये आपका माइनस का है, तो ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे। y यहाँ पर प्लस में है और y यहाँ पर माइनस में है, तो ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा बचता क्या है, w और ये z, ये माइनस है तो इधर रख दिया, ठीक। w माइनस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 यानी कि 2 और 5 और 1 6 यानी कि 12, यानी कि z माइनस w बराबर कितना निकल रहा है हमारा, 12 निकल रहा है। हमसे पूछा गया था यहाँ पर तीन अधिकतम संख्याओं का औसत इतना है, तो आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो परिसर हमसे पूछा गया था, तो सबसे बड़ी संख्या हमें लेनी थी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, W है। तो Z माइनस W हमसे पूछा गया था और Z माइनस W ही हमने निकाला है, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो देखिए वैसे तो काफ़ी इजी है, यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से पता हो तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। यदि हम यहाँ पर बोले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर एक ब्रैकेट में हम ए प्लस बी रख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम ए माइनस बी रख देंगे, तो हमारा यही यहाँ पर फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने बोला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोल दोगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हम रख देंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आप यही बोलोगे, ठीक। इतना आपको अच्छे से पता होगा। अब हम यहाँ पर एक बात आपसे बोलते हैं कि यदि हम यहाँ पर बोलें कि इनकी वैल्यू क्या है, 1 है, इनकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है, हमने यदि यहाँ पर प्लस वाला लिया है तो माइनस वाला क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला यदि हम बोलें कि यदि हम यहाँ पर बोलें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये प्लस वाला इधर जाकर नीचे चला गया। ठीक, तो इतनी सी बात आपको अच्छे से पता होगा। यदि आपको ना पता हो तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कॉसेक प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका 2 है। ठीक, कितना है, 2 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए, यदि हमने यहाँ पर बोला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आपका यहाँ पर 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, तो हमने बोला कि यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो वो आपका 2 दिया हुआ है। यदि वह आपका 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम यहाँ आ जाते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पर हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हमारा दिया गया है यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पर यदि हम माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको अच्छे से पता है कि ये प्लस वाला जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस वाला जो है ये भी आपका माइनस का हो जाएगा और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इन्हें माइनस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का 2 कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान ही हमें निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉट थीटा हो जाएगा और 2 कॉट थीटा बराबर देखेंगे आप तो देखिए 2 में से हमें क्या करना है कि आधा घटाना है। 2 में से हमें आधा घटाना है, या फिर आप सीधा ये भी कह सकते हो कि 2 - 1/2 इस प्रकार से करना है। तो देखिए 2 में से हमें आधा घटाना है, तो हमारा सीधा ही कितना बचता है आपका 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2, और वो भी किसका, माइनस का। और माइनस से माइनस यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक, इतना बचेगा। अब यहाँ पर हमें निकालना था सिर्फ कॉट थीटा, तो हम लेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 3/2। 3/2 है, 3/2, और ये आपका गुणा में है तो इसे हमें भाग में ले जाना है। यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग में ले जाएंगे। जब भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का इस 2 में इंटू हो जाएगा। इस 2 में इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है वो आपके पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसमें हम भाग लगा देते हैं। तो आपको अच्छे से पता है, यदि हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर 0 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 4 7 28 होता है, यानी कि कितना बच गया आपका 2 बच गया, और 4 पंजे 20, यानी कि 0.75 हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का, कितने समय का, 3 महीने का ब्याज जो है वह 18 रुपये है। 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज जो है वह 18 रुपये है, सिर्फ 18 रुपये है। इसके बाद बोला गया है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 3 महीने का ब्याज कितना है आपका 18 रुपये है। कितना है, 18 रुपये। हम बोले कि 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 6 18 होता है, यानी कि 6 रुपये हो जाएगा। हम बोले कि पूरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलो वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12 × 72, कितना हो जाएगा 72 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा 72 रुपये। अब 72 रुपये 1 साल का ब्याज है, कितने समय का है, 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना है आपका 72 रुपये। कितने पर लगेगा, 750 पर लगेगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। अब यहाँ पर काट पीट कर देते हैं, जैसे कि 25 या 75 होता है। ठीक, और 25 चौक 100 होता है। 3 से आपका ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 4 चौक 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया आपका 9.6 है यहाँ पर। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये बोर्ड मार्क्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम इसे अच्छे से उतार लेते हैं। 22 - 1/4 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर दिया गया है आपका -5
-48 डिवाइड बाय -16, ठीक, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद उसके बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को। और यदि चिन्हों की बात की जाए तो चिन्हों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम भाग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, फिर प्लस माइनस इस प्रकार से करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेटों को हमें सॉल्व करना होगा। जब हम इन ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लगा है, आपका भाग का निशान लगा है। जब आपका भाग का निशान लगा है यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका माइनस का 48 और इसमें हमें भाग लगाना है माइनस का 16 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 होता है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्लस का 3 आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब माइनस का प्लस में इंटू होगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3 बन जाएगा। जब ये माइनस का 3 बन जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 3 टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 8। कितना बन गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो ये बन गया आपका माइनस का 8, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसका ये आपका माइनस का 8 है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 22 माइनस 1/4, 1/4 है, ठीक। अब 1/4 जो है इसका हमें डिवाइड करना है, इससे हमें इसमें माइनस के 8 में। जब माइनस के 8 में जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। जब ये 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, प्लस का 2। कितना आ गया, प्लस का 2। और यहाँ पर कितना है आपका 22, और 22 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 24 देखिए कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ बोला गया है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो कि 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6 से कम है, ठीक। क्या बोला गया है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6 से कम है, ठीक। ये प्रश्न जो है वह आपका काफ़ी प्रकार से पूछा जाता है। अभी यहाँ पर आप इस प्रकार से इस प्रश्न को देख रहे हो। अभी हम आपसे एक दूसरी प्रकार से एक प्रश्न पूछते हैं। हमने आपसे क्या बोला कि 4/7 और 5/6, क्या बोला, 4/7 और 5/6 के बीच की जो भिन्न है, हमने बोला 4/7 और 5/6 के बीच की जो भिन्न है वो क्या है। हमने बोला आपसे 4/7 और 5/6 के बीच की जो भिन्न है वो क्या है। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों प्रश्न एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हमने बोला कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका 4 है, हमने बोला कि 2 से ये 3 जो है वह कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर ये 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। हमने बोला कि ये जो 3 जो है वह 4 से कितना कम है, हमने बोला 3 जो है वह 4 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 1 कम है। यानी कि यही तो ये बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहा है कि बीच वाली जो भिन्न है वो कौन सी है। आपसे एक और भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि 4/7 और 5/6 के बीच कितनी भिन्न होंगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जैसे कि ए ऑप्शन दे दिया आपको कि 1 भिन्न होगी, बी ऑप्शन दे दिया कि आपको 2 भिन्न होंगी, सी ऑप्शन दे दिया कि आपकी 3 भिन्न होंगी और डी ऑप्शन दे दिया कि आपकी अनंत भिन्न होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि 4/7 और 5/6 के बीच में अनंत भिन्न होती हैं। कितनी भी भिन्न आप निकाल सकते हो, जितनी चाहें उतनी भिन्न निकाल सकते हो, ठीक। और उसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि 4/7 और 5/6 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों भिन्नों को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, यदि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि 1 + 2 + 3 इस प्रकार की संख्याएँ दी गई हैं, तो इनके बीच की संख्या कौन सी होगी ये आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे कि सर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट संख्या ले लेते हैं और सेकंड संख्या ले लेते हैं, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आ जाता है 2। यही फॉर्मूला यूज करते हो आप, तो यही चीज़ यहाँ पर करनी है।
पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6 सत्ते 42, कितना हो गया आपका 42। ठीक, अब यहाँ पर 6 चौक 24 प्लस 7 पंजे 35, 30 और 20 50, 50 और 5 और 4 9, यानी कि कितना हो गया आपका 59/42। और यहाँ पर 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 जो होगा यह 42 में इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 42 दूनी कितना होता है 84, कितना होता है 84। तो यहाँ पर देखिए 59/84 कहाँ पर है, तो 59/84 देखना है 84, 59/84, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको बोला था कि अनंत निकाल सकते हैं हम, कितनी निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 4/7 और यहाँ पर इसके बीच की संख्या क्या है 5/9/8/4 और इसके बाद की कौन सी है 5/6, यही तो है। इन दोनों के बीच की जो भिन्न है वो कौन सी है, ये है। अब यहाँ पर हमसे बोला जाए कि इन दोनों के बीच में कितनी भिन्न निकाल सकते हो आप, तो आप क्या बोलोगे कि देखिए इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो हमने ये निकाल दी। अब यहाँ पर हम इसको लेकर एक भिन्न निकाल सकते हैं, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसको और इसको लेकर एक भिन्न निकाल सकते हैं जो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों को लेकर एक भिन्न निकाल सकते हैं जो आपकी यहाँ आ जाएगी। इस तरह से ये लाइन पूरी बनती चली जाएगी और जितनी चाहे जितनी भिन्न आप निकाल सकते हो, तो अनंत भिन्न आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दो भिन्नों का योगफल जो है वह कितना है आपका 5/6 है, कितना है 5/6 है। इनमें से एक भिन्न जो है वह 3/4 है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो दूसरी भिन्न क्या होगी, दूसरी भिन्न यहाँ पर क्या होगी। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर यदि हम जैसे कि हम बोलते हैं कि 1/2 प्लस 2/3 इस प्रकार से यदि हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका जो योग आएगा, इनका जो आपका योग आएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 6 आपका क्या होगा एलसीएम होगा, 6 आपका एलसीएम होगा। ये बात तो आपकी कन्फर्म है। ठीक, यदि इनका योग है जो 6 है, जो आपका कन्फर्म है कि यहाँ पर एलसीएम जो होगा वह आपका 6 आएगा, तो यानी कि यदि ये भिन्न लो या आप ये वाली भिन्न लो, इन दोनों में से आप कोई भी भिन्न लो, इनका जो आपका हर होगा, उससे ये वाली जो संख्या होगी योग वाली वह कटनी चाहिए। यानी कि 3 से ये कट रही है आपकी 2 बार और यहाँ पर 2 से ये कट रही है आपकी 3 बार। ठीक, ये बात कन्फर्म है। अब आप यहाँ पर देखिए योग कितना है 5/6 है, योग कितना है 5/6 है। एक संख्या दी गई है आपकी 3/4, कितनी दी गई है आपकी 3/4। अब यहाँ पर देखिए ये एक संख्या दी गई है आपकी 3/4 और योग कितना दिया हुआ है आपका 5/6। इसका आप किसी भी संख्या के हर से इंटू करके देख लीजिए। यदि वह संख्या 6 को काट रही है या 6 से कट रही है तो समझ लीजिए कि वह आपका आंसर होगा। यदि वह 6 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही है तो यह समझ लीजिए कि वह आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, 4 का हम 10 से इंटू करते हैं, 4 धारे 40, कितना होता है आपका 4 धारे 40, 40 और 6 यानी कि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 4 दूनी 8 बनता है, कितना बनता है 4 दूनी 8, 8 यानी 6 से ये 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है आपका हर में कितना है 12, यानी कि हमने 12 का यदि 4 से इंटू किया 12 चौक 48 बनेगा। यदि आप 48 बना लो तो भी आपका 6 से कट जाएगा और 48 नहीं बनाओगे तो भी वह आपका 6 से कट जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 5 है, 5 का आप इंटू कीजिए 4 से, 5 चौक 20 बन रहा है, 20 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, समझ आया हो तो ठीक, यदि नहीं समझ आया हो तो डिटेल से देख लीजिए, डिटेल से इसे कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए डिटेल से समझ लीजिए। उसने बोला है कि दो भिन्न हैं, उनका योग कितना है 5/6 है, कितना है 5/6 है। उसने बोला कि एक भिन्न ये है तो दूसरी भिन्न क्या है। हमने बोला कि फर्स्ट जो भिन्न है वो आपकी 3/4 है, तो यहाँ पर सेकंड भिन्न हमने मान लिया कि वो x है। इन दोनों भिन्नों का यदि हम योग करते हैं तो वह निकल रहा है आपका 5/6। कितना निकल रहा है 5/6। हमने बोला दूसरी भिन्न क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितना है आपका 5/6। इसको हमें क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि इधर से ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3/4।
6 चौक कितना होता है 24 होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो 5 चौक 20 और यहाँ पर 6 तिया 18 कितना आता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/24। 2/24 को आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/12 बन रहा है आपका वही, ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है कृष पार्थिव से, क्या बोला गया है, कृष पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। कृष पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले कृष की उम्र 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा थी। कृष की वर्तमान आयु क्या थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। जब इक्वेशन बनानी पड़ती है तो उसमें देखिए इक्वेशन में भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि हम इन्हें ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कृष की वर्तमान आयु क्या थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यदि जो भी आपसे पूछा गया है तो वही आपका ऑप्शंस में होगा, वही आपका क्या होगा, ऑप्शंस में होगा। तो यहाँ पर देखिए कृष की वर्तमान आयु पूछी गई थी, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक कृष की वर्तमान आयु है। हमने बोला कृष की जो वर्तमान आयु है वो हमने इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लिया। जैसे कि हमने ये 1 ऑप्शन ले लिया, पहला ही ऑप्शन ले लिया। ये कितना है आपका 28 वर्ष। हमने बोला कृष की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है आपकी 28 वर्ष है। कृष की जो वर्तमान आयु है वह 28 वर्ष है, ये हमने यहाँ पर मान के चले। इसके बाद यहाँ पर बोला क्या गया है, कृष पार्थिव से, किससे, कृष पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। कितने वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष छोटा है यानी कि पार्थिव क्या है 5 वर्ष बड़ा है, पार्थिव जो है 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जब 5 वर्ष ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 और 2 30 और 3 33, यानी कि 33 वर्ष। पार्थिव की उम्र कितनी है 33 वर्ष, कृष की उम्र कितनी है 28 वर्ष। और वो भी कब है आपकी, कृष और पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष पहले। ये आपकी वर्तमान की है, किसकी है, वर्तमान। अब यहाँ पर बोला गया कि 8 वर्ष पहले, यदि हम 8 वर्ष पहले की बात करें, सिर्फ हम इतने सेंटेंस पर ध्यान दें, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले की बात करें तो 8 वर्ष पहले की जो आयु होगी, 8 वर्ष पहले, यदि हम 8 इसमें से घटाते हैं तो 8 वर्ष पहले इसकी 20 आयु थी, और 8 इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, यानी कि 5 और यहाँ पर 2 25 वर्ष हो जाएगा। पार्थिव की आयु 8 वर्ष पहले कितनी थी 25 वर्ष, और कृष की आयु कितनी थी 20 वर्ष। लास्ट में उसने बोला क्या है, अंत में उसने बोला है 8 वर्ष पहले कृष की आयु का 3 गुना, कृष की आयु का 3 गुना, हमने 3 गुना बोला, कृष की आयु का 3 गुना पार्थिव की आयु के 2 गुना, पार्थिव की आयु के 2 गुना से 10 वर्ष ज़्यादा है। क्या है, 10 वर्ष ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए ये कितना होता है 20 तिया 60 होता है, 20 तिया 60 होता है। और यहाँ पर देखिए कितना होता है 25 दूनी 50 और 50 और 10 60। ये आपके दोनों बराबर आ रहे हैं। यदि ये बराबर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही सॉल्व हुआ है। यदि आपके बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये क्या है, गलत सॉल्व हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपके ये बराबर आ रहे हैं, दोनों ही सेंटेंस जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कृष की जो आयु होगी वह कितनी होगी 28 वर्ष, जो हमने बिल्कुल सही ली है, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 वर्ष।